अच्छा, अदालत उज़्मा की जानिब से एनआरओ का डिटेल वर्डिक्ट आ गया है। अब आप क्या सूरत हाल देखते हैं? क्या मुस्तकबिल में इसके मुज़मिरात हो सकते हैं एनआरओ के तफसीली फैसले के बाद? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आदिल जो आप पूछ रहे हैं, और ये मैं समझता हूँ कि इसको इस तनाजुर में मेरा तो ख्याल सच्ची बात ये थी कि ये बात मेरे ख्याल में थी कि इस वर्डिक्ट के डिटेल वर्डिक्ट के आने के बाद पाकिस्तान में दो बातें इस वक्त इम्पॉर्टेंट हैं। एक बहुत बेपनाह अहमियत की अमल है, वो हिंदुस्तान के साथ हमारे पानी के तनाज़ात हैं, और दूसरा फौरी नोयत की जो करंट अफेयर से रिलेटेड मामला है वो है इस एनआरओ पे तफसीली फ़ैसला। ये फ़ैसला आने के बाद एक बात तय हो गई कि किसी लम्हे भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की अहलियत और उनकी वो चैलेंज हो जाएगी और वो उसको डिफेंड करने की पोजीशन में नहीं होंगे। दूसरा भी ये कहता हूँ कि मॉरली और पॉलिटिकली जब आप इतने वीक हो जाएं कि सारा मुल्क आपके ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, तो आपने किसी क्लास का सहारा लेके वहाँ बैठ के करना क्या है, सवाल ये पैदा होता है। प्रेसिडेंट तो एक सिंबल है रिस्पेक्ट का, ऑनर का, इज़्ज़त का, मरकज़ियत का। अगर उसके ख़िलाफ़ इतना शोर शराबा हो कि प्रेसिडेंट साहब लाहौर में बैठे हों तो मियाँ बरादरान लाहौर में मौजूद ही नहीं है, एक ने चीन का दौरा लंबा कर दिया, दूसरे ने बरतानिया का दौरा लंबा कर दिया, बाकी सूबों में खींचातानी चल रही है। फिर इस वर्डिक्ट के एक दो और पहलू हैं जिनकी तरफ आपने अच्छा कहा कि इसके मुज़मरात क्या हो सकते हैं। एक तो यह है कि इसका आसान हल यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी होल हार्टेड कंप्लायंस करे और असिस्ट करे कोर्ट्स को अपने फैसले उन पर अमल दरामद करने में। अगर वो नहीं हो तो फिर अदालत मजबूर होकर ये भी कर सकती है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो गई है, मैं फ़ौज से मदद तलब करते हैं और अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद करें। उसके नतीजे में फिर आप समझते हैं कि जब वो फ़ौज से मदद तलब करेंगे तो अगर फ़ौज आएगी तो फिर वो फ़ौज का अपना डिज़ाइन लेकर आएगी, वो किसी और के डिज़ाइन पर तो नहीं आ सकती। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आउट ऑफ एनी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे असेंबली डिज़ाल्व कर दें। अगर पीएम उनकी बात पार्टी डिसिप्लिन का मानते हुए कौमी असेंबली डिज़ाल्व कर दें, इससे एक और शदीद किस्म का ख़तरा पैदा हो सकता है। आम लोग खुश होंगे कि अच्छा जी स्टेप डाउन कर गए और वो इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाए और सूबाई असम्बलियाँ तहलील ना हो, मौजूद रहें, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर असम्बलियाँ डिज़ाल्व करनी हो तो मैं सारी कौम से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आप जो है वो इस बात का एहतमाम करें कि पहले सूबाई असम्बलियाँ डिज़ाल्व हों, फिर कौमी असम्बली डिज़ाल्व अगर होनी है। मैं नहीं कहता कि हूँ, मैं तो कहता हूँ कि इदारे अपना वक्त पूरा करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है इस क्राइसिस का एक मंतकी नतीजा ये है कि या गवर्नमेंट लेटर एंड स्पिरिट में अमल करे, प्रेसिडेंट साहब को इस्तीफे के लिए पार्टी आमादा करे, वो इस्तीफ़ा दें और बाइज़्ज़त तरीके से रुख्सती इख्तियार करें, पार्टी का ऑफिस अपने पास रखें, प्रेसिडेंट हाउस छोड़ दें। अब जरदारी साहब के लिए दो बातें मेंटेन करना बिल्कुल मुश्किल है, आइदर ऑफ द टू, दोनों में से कोई एक बात उनको चॉइस करनी है। प्रेसिडेंटशिप अब इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है कि अब उसको वो मेंटेन नहीं कर सकते। पार्टी का प्लेटफार्म अपने पास रखें और अवान सदर में मियाँ साहब के साथ मिलकर किसी न्यूट्रल आदमी को। लेकिन वो कहते हैं कि मैं मुंतखब सदर हूं और मुझे कमजोर करके पीपल्स पार्टी को कमजोर करने की मजमूम साजिश की जा रही है। देखिए, मुंतखब सदर का मतलब इस तरह होता है कि जिस तरह आपने मुझे अपने वलीमे में बुलाया हो तो मैं प्लेट में रोटी खाना छोड़ के देग में जाके खाना शुरू कर दूँ और किचन में घुस जाऊँ और मैं कहूँ जी कि मुझे हमारे आदिल भाई साहब ने बुलाया हुआ है दावत पे, तो मैं वहाँ पे, तो ये वो मुझे हक नहीं देता। वो दावत नामा मुझे एंटाइटल करता है कि मैं मेज़ पे बैठ के खाने का इंतजार करूँ, शरीफाना तरीके से खाऊँ और तशरीफ ले जाऊँ। जिन लोगों ने मुंतखब किया, अगर वो असम्बली, वो अपोजिशन, वो फ्रेंडली अपोजिशन और वो लोग और वो सारी पार्टी जो प्रोविंशियल आपके अलाइज हैं, अगर वो सारे के सारे तंग, अल्ताफ़ हुसैन साहब किस परेशानी का इज़हार करते हैं, मियाँ साहबान किस परेशानी का इज़हार करते हैं, मौलाना फजल रहमान कभी कभी किस परेशानी का इज़हार करते हैं, अगर ये सारी बातें हो रही हैं, असफंदियार वली साहब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करते हैं, तो फिर वो सूरत हाल मौजूद नहीं रही, आप उसको कायम नहीं रख सके। लोगों को साथ लेके चलना लीडरशिप की बेसिक क्वालिटी होनी चाहिए। आप लोगों को साथ लेके नहीं चल सके, आप ऐवान सदर में गए और आपने एक एक करके अपने अलाइज नाराज़ करने शुरू कर दिए। अब आपको चाहिए कि आप दोनों में से एक बात का फैसला करें, या आप सदारत अपने पास रखें या आप पार्टी का पोर्टफोलियो अपने पास रखें। वैसे इंसाफ का तकाजा ये है, मैं चूँकि एक तजर्बे से गुजरा हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकता था आसानी से, मैं रिकॉर्ड पे कहता हूँ कि बन सकता था, लेकिन मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए कि बेमज़ा हो गया काम। और उसमें से वो इज़्ज़त एहतराम का एलिमेंट अगर निकल जाए तो क्या फ़ायदा है उसका, नौकरी तो नहीं करनी होती। तो इसी तरह उनके लिए चाहिए कि दोनों ही ऑफिस छोड़ दें, तो सबसे पीपल्स पार्टी पर मेहरबानी होगी। वरना मैं ये बात कहता हूँ, शायद आज मतलब की ना हो, कोई करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये आपके रिकॉर्ड में रहेगी कि अगर उन्हें दुरुस्त फैसले न किए आसिफ अली जरदारी साहब ने,
तो पीपल्स पार्टी को इसकी कीमत चुकाने के लिए 20 से 25 साल तक इक़्तिदार के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। यह एक पॉलिटिकल सियासी कारकुन का एनालिसिस है जो मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूँ। आप समझते हैं बड़ा नुकसान होगा वस्त मुद्दती इंतखाबात देखें? वस्त मुद्दती इंतखाबात का फ़ायदा तब हो सकता है कि अगर उन्हें करने हों, सूबाई असम्बली पहले तहलील हो जाएँ और कौमी असम्बली बाद में हो और इलेक्शन हो जाएँ और इसमें गवर्नमेंट अपोजिशन सारे लोग मिल के फ्रेश इलेक्शन का एहतमाम करें। लेकिन जरदारी साहब को दोनों सूरतों में जाना है। फ्रेश इलेक्शन तो गवर्नमेंट के होंगे, प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंसी खाली करना ज़रूरी हो गया है, उनके लिए तो अब रहने का कोई गुंजाइश नहीं है। और मैंने उन्हें ये कहा था, जिस रोज़ उन्होंने मुझे जबरन फारग किया, मैंने उनसे कहा था कि आखिरी वक्त तक हालात आपका पीछा करेंगे और आपको एक पल आराम से चैन से हमारे सदर में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। मैंने ये बात 6 और 7 जनवरी को कही, रिकॉर्ड पे है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और मेरे 1.5-2 महीने बाद फिर निसार अली खान साहब ने असम्बली में तकरीर की और उन्होंने कहा था कि बीबी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। असम्बली की तकरीरें चली है सारे टेलीविजन पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी बुनियाद हमने रखी थी। और माजी में देखिए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक खासा है, अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लिए ख़ास बात कही है, जिस जमात का मैं सदर हूँ। उन्होंने कहा कि तोड़ उस दस्ते जफा कैश को यूरोप जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। हज़रत अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को रूह आज़ादी कश्मीर कहा है और बददुआ दी है कि जिसने इसके साथ छेड़ा, तोड़ उस दस्ते जफा कैश को यूरोप जिसने रूह आज़ादी कश्मीर को पामाल किया। तो जिसने हमारे साथ छेड़ा था, जिस किसी ने छेड़ा हमारे साथ बिला वजह, उसको खुदा ने फिर सुकून नहीं दिया, इज़्ज़त उसके नसीब में नहीं रही, आराम नहीं रहा। और जरदारी साहब को अब जाना है, आसानी से चले गए तो पीपल्स पार्टी 5-10-15 सालों में वापस आ सकती है। अगर जोर लगा के चले गए तो 20 से 25-30 साल तक पीपल्स पार्टी दोबारा मरकज़ में इक़्तिदार में नहीं आएगी। मैं आपको रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, कौन में से जिंदा होगा नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो आपके पास, आप नोट एक लिख दीजिएगा आपकी तरफ से कि उसने कहा था कि ये रिकॉर्ड में रखें, कभी इसको बाद में चलाइएगा मैंने क्या कहा था। 20 से 25 साल उनका इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक साहब आपका समा से खुसूसी बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक। हमने उनसे बात की उनके दौरे हुकूमत में किस किस्म के मसाइल रहे उस पर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर।